हेलो बच्चों, वेलकम इन 2024। आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए होगे। और मुझे उम्मीद है कि 2024 आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएगा और हम लोग भी नए साल पे अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज। बच्चों, आज मैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बेस्ड, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज करने आया हूं। एक्चुअली जितने भी फॉर्मूला हैं चैप्टर वाइज उनको एक सीरीज में मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। आज मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्लियर है ना? अपनी कॉपी निकालो। 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो हेडिंग डालो बेटा कॉपी में। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेटा बताओ? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सुनना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करवाने का मतलब क्या है, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई मिस्टेक ना हो। आपको ये बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूलाज किस टाइम आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे, किस क्या गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। आप लोगों के लिए रिवीजन करने में आसानी होगी। क्लियर है ना? एक बात और समझना, आप ये जो फॉर्मूला मैं करवा रहा हूं इसको अच्छे से नोट करके जहां आप लोग सोते हो उस जगह पे एक चार्ट बना के, चार्ट शीट बना के चिपका लेना और बार बार उस फॉर्मूला को क्या करना, रिवाइज करना। क्लियर है ना? ये हर चीज कंसेप्ट वाइज होती है, लेकिन कुछ चीजें रटने की भी होती हैं, जैसे फॉर्मूलाज। क्लियर है ना? फॉर्मूला कंसेप्ट से जनरेट होते हैं, लेकिन लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसा ही काम आप लोग करो, उस कंसेप्ट को समझ के जो आप उसका रिजल्ट आता है उसको बार बार रिवाइज करो ताकि आपके फॉर्मूला गलत ना हो। और नया पैटर्न सीबीएसई का आपको पता है फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा है, तो आई होप आप लोग ऐसा करोगे। ठीक है ना? चलो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये चैप्टर नंबर 1 है। जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं यहाँ करवाऊंगा और आप लोगों ने उस सीरीज को ध्यान से देखना है। क्लियर है? सुनो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको पता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, पता है ना इस चीज का? आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो एक या दो या तीन की फॉर्म में जा सकते हैं। कभी हाफ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो वो इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में जाएगा। तो एक Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE का मतलब यही है बच्चों कि N की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कितनी भी हो सकती है। इसको क्वांटाइजेशन लॉ बोलते हैं, आप लोगों ने पता होगा ना। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो। चार्ज इस फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे मैं कहूं कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो सकता है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दूसरा क्या हो सकता है बताओ? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो सकता है। क्लियर है ना? अगर मैं कहूं कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नहीं हो सकता। कहोगे क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आपको पता है इंटीजर की फॉर्म में ये इसका डबल है यानी कि 2E हो जाएगा, और ये इसका कितना बताओ, ट्रिपल है, तो इसका मतलब ये 3E हो जाएगा, यानी कि ये इसकी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता बेटा। तो इसका मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये बेसिक फॉर्मूला है कि भाई आप लोगों से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी आए तो आप लोग समझ लो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चार्ज बेस अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो, ठीक है ना? अगला पॉइंट समझना बेटा, सेकंड जो फॉर्मूला आप लोग रिवाइज करोगे वो कौन सा है? जैसे मैंने कहा दो बॉडी है बच्चों, इसी बेस दो बॉडी है, एक की रेडियस R1 है, उसके ऊपर चार्ज है बच्चों Q1, और दूसरे की रेडियस कितनी है R2, और उसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों Q2। ठीक है ना? ये दोनों आपस में क्या किए बताओ? कांटेक्ट में लेके आया बच्चों। जब इनको कांटेक्ट में लेके आया तो ये आपस में तो होगा क्या, ये ध्यान से सुनना। ये जब कांटेक्ट में लेके आया तो इसके ऊपर चार्ज बदल जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि रेडियस अलग अलग है, चार्ज अलग अलग है, लेकिन जब ये टच में आएंगे तो कांटेक्ट की वजह से
कॉन्टेक्ट की वजह से इनके ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, किसी पे यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा, वो डिपेंड करता Q1 ज्यादा है Q2 ज्यादा है या R1 या R2 कौन सा ज्यादा है, लेकिन दोनों बस अलग अलग दे रखे हैं। क्लियर है ना? तो आप लोग अगर ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ जाएं तो आफ्टर कॉन्टेक्ट होगा क्या, चार्ज ट्रांसफर होंगे। आपको पता है चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर हो सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो इस पे चार्ज कितना बचेगा और इस पे कितना चला जाएगा, तो सुनना, जो नया चार्ज आएगा कॉन्टेक्ट के बाद में, मान लिया बेटा इसके ऊपर आ गया Q1 डैश और इसके ऊपर कितना आ गया यहाँ पे Q2 डैश, ये बोल सकते हैं हमें निकालनी है Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू कि कॉन्टेक्ट में आने के बाद इनकी वैल्यू कितनी बचेगी। तो सीधा फॉर्मूला याद रखना, जो Q1 डैश बचेगा वो बचेगा क्या चीज बताओ, रेडियस इसकी R1 अपॉन दोनों के रेडियस का सम R1 प्लस R2 और बेटा दोनों चार्ज जो पहले थे उनका सम यानी कि Q1 प्लस Q2। यानी कि अगर आप लोग इसके ऊपर कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये देखते हो कि Q1 डैश कितना आ जाएगा इस बॉडी पे चार्ज, तो ये चार्ज का फॉर्मूला ये बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे सर दूसरे पे कितना जाएगा इसके ऊपर, तो इसका आएगा R2 इसकी रेडियस अपॉन R1 प्लस R2 और बेटा दोनों का चार्ज दोबारा से सम। आप लोगों को ये फॉर्मूला अपने माइंड में हमेशा याद रखना है, इसको सोल्व करने के ट्राई मत करना, आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन इजीली इसको अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ये चार्ज ट्रांसफर बेस्ड फॉर्मूले हैं, तो इस फॉर्म में और एक ये फॉर्मूला है। क्लियर है ना? अगर दो बॉडी दे रखी हो कॉन्टेक्ट में आ जाए तो बेटा ये फॉर्मूला, और अगर बेटा चार्ज ट्रांसफर का कोई चीज है तो ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। याद रहे दोनों फॉर्मूले। अब लिखो फॉर्मूला नंबर 3 जो आप लोगों को आ सकता है वो है फोर्स का फॉर्मूला। देखो चार्ज आ चुकी, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सभी बच्चे जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है ना? ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन अगर बच्चों डाइलेक्ट्रिक भर रखा है यानी कि किसी मीडियम भर रखा है तो मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा ये वैक्यूम के अंदर लगने वाला फोर्स है बेटा। अगर एक Q1 चार्ज है दूसरा Q2 चार्ज है, अगर बीच में वैक्यूम है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन अगर मीडियम है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। मान लिया इन दोनों के बीच में मीडियम भर रखा है बेटा, Q1 ये है Q2 ये है, ध्यान से सुनना। और उनके बीच में क्या भर रखा है बच्चों, ये किसी मीडियम के अंदर रखे गए हैं और मीडियम के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, क्योंकि मीडियम का नेचर कौन बताता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो बच्चों याद रखना ये जो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है, ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम में लगने वाला फोर्स K टाइम डिवाइड हो जाएगा। मीडियम के अंदर फोर्स अगर निकालना है तो याद रखना K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं K यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है ना? वैक्यूम में जो फोर्स लगता है उसको क्या करो बच्चों बताओ शाबाश, उसको K से डिवाइड कर दो, यानी कि जो मीडियम का नेचर है, जिस मीडियम में रखे गए हैं, तो मीडियम में लगने वाला फोर्स आ जाएगा दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में। लेकिन अगर ऐसा हो कि बच्चों कंप्लीट ना भरा हुआ हो, सिर्फ यहां तक भरा हो, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि सिर्फ मीडियम यहां तक है, ठीक है ना, कोई थिकनेस है, मान लिया बेटा वो थिकनेस है T, कुछ भी बोल सकता है बेटा, यहां तक मीडियम आगे नहीं है और इनके बीच का गैप कितना है R है और T थिकनेस तक डाइलेक्ट्रिक भरा है, सिर्फ आगे वैक्यूम आगे देखो यहाँ पे क्या आगे दोबारा से वैक्यूम। जरूरी थोड़ी है कि आप लोगों से क्या करेगा, सारे न्यूमेरिकल्स इस तरह से देगा कि आप लोग उस चीज को सोल्व कर पाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखना बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वैक्यूम वाला वो मैं यहाँ नोट कर देता हूं, ठीक है, इसको याद रखना, ये नोट कर लो अपनी कॉपी में। T थिकनेस अगर भर रखी है तो उसका फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होगा, फोर्स का फॉर्मूला वो देखो बेटा। वो फोर्स का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट Q1 Q2 इंटू बेटा याद रखना R माइनस T प्लस रूट ऑफ RT का होल स्क्वायर। बेटा याद रखना ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको कैसे याद रखोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब आपकी इस चीज को सॉरी बेटा थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इस चीज को याद रखना KR इंटू R स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला तब है जब मीडियम कंप्लीट नहीं भरा हो, मान लिया यहाँ दो चार्ज है, ये वाले मीडियम यहां तक भर दिया, आगे वैक्यूम है, तो बोला बताओ इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि T थिकनेस अगर
अंदर टी थिकनेस तक मीडियम भरा है तो बेटा ओनली टी थिकनेस तक, ओनली मीडियम फील्ड अप टू टी थिकनेस, मीडियम फील्ड अप टू टी थिकनेस बेटा, थिकनेस। ठीक है ना, प्रूव भी हो जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन फिलहाल प्रूव करने का टाइम नहीं है, बहुत जल्दी एग्जाम्स हैं, जेई मेन अभी जनवरी में है, उसके बाद आप लोगों के पास कितना टाइम ही बचेगा। तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने फिलहाल बार बार रिवाइज करने हैं ताकि डायरेक्ट जो वैल्यू आप लोग पुट करके टाइम बचा सको। क्लियर है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा इस रिजल्ट को एक चेक करना, अगर पूरा रखा है तो टी और आर तो बराबर हो जाएंगे। अगर देखो टी और आर बराबर हो जाएंगे, जब टी और आर बराबर हो जाएंगे तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद फॉर्मूला क्या बचेगा, देखो फॉर्मूला वही बचेगा कि देखो रूट की के आर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला यही बन जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम वाला, ये वाला फॉर्मूला के टाइम वाला। तो इसको आई होप इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उसके बाद है बेटा कि ये दो चार्ज Q1 Q2 अलग अलग हैं। ठीक है, अगर चार्ज रेगुलर हैं तो यानी कि चार्ज डेंसिटीज की फॉर्म में है तो उस चीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक डाइपोल का कंसेप्ट है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कौन कौन से फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का पता होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर बेटा एक फिक्स गैप पे रखे गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा फॉर्मूला डिस्कस करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का, शाबाश बताओ, याद होंगे ना बहुत सारे फॉर्मूले। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसे भी 12th क्लास का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू अगर फिक्स गैप पे रखे गए हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2a गैप के ऊपर, जो फिक्स गैप है जो भी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, याद है ना, एक्सियल इक्वेटोरियल किसी एंगल पे। ठीक है, आपने न्यूमेरिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, सर वो बड़े बड़े रिजल्ट होते हैं 2px/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ। ठीक है ना, वो फॉर्मूला कौन सा है, सुनो ध्यान से, आपको एट एनी एंगल वाला फॉर्मूला याद रखना है। मान लिया बेटा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किसी एंगल के ऊपर, ये किसी एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे इस पॉइंट के ऊपर, तो समझ जाना कि ये फॉर्मूला इस केस के लिए है, किसी एंगल पे, ना वो इक्वेटोरियल है ना वो एक्सियल है, बस इसको हम चेंज करते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये एट एन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको सर ये 3 cos स्क्वायर r क्या है, r है बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस, याद रखना सेंटर से लेकर के उस पॉइंट P तक की डिस्टेंस को हम r बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस जो है ना उसको r बोल दिया, तो ये थीटा की वैल्यू बदल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना, ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन किसके बीच में, r के बीच में, कि r एंड किसके बीच में, दोबारा बताओ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है ना, तो एंड P, हम इसको P बोल सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है ना, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, r एंड P के बीच का एंगल, रेडियस वेक्टर के बीच का। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन इधर और बेटा r इधर, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, थीटा होता है। कर लोगे ना। अगला पॉइंट, सर एक्सियल का केस लें तो क्या बनेगा, एक खुद बता दो, एक्सियल का अगर हम केस लेते हैं तो थीटा कितने डिग्री लोगे, बताओ शाबाश। अगर मैं एक्सियल का केस लेता हूं तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां आ जाएगा, जब ये पॉइंट यहां आएगा तो यानी कि एक लाइन में आएगा ए क्या, आर और पी, तो इसका हम लोग थीटा 0 डिग्री लेना है। और आपको पता है जब 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 1 होता है ना, तो ये एक्सियल के अंदर कितनी वैल्यू आ गई बताओ, एक्सियल वाले की P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, और आपको पता जब थीटा 0 लोगे तो 3 + 1 का रूट 2 आ गया ना, तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन इंटू r³। आपको याद रखना ये फॉर्मूला, ये एक्सियल वाला है। कौन सा है बच्चों बताओ, एक्सियल वाला फॉर्मूला है। अब इक्वेटोरियल का सुनो ध्यान से, इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितने डिग्री पुट करोगे इसमें बताओ, जब ये पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो थीटा तो 90 बन गया ना, तो यानी कि थीटा 90 के लिए कितना बनेगा बेटा, जल्दी बताओ, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, 3 cos स्क्वायर 90 + 1, और आपको पता है cos 90 0 होता है ना, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट्स आपने शॉर्ट डाइपोल के केस में होते हैं ये, लेकिन फिलहाल याद रखनी है ये दोनों रिजल्ट शॉर्ट डाइपोल के लिए बेटा,
शॉर्ट डाइपोल। आपको शॉर्ट डाइपोल पता होगा ना सभी को, कि अगर उनका गैप है ना उनके सेपरेशन के कंपेरेटिवली बहुत छोटा हो जाए तो उसको हम शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। यानी कि जो पॉइंट लिया है ना ये आर बहुत दूर हो, इनका गैप क्या हो जाएगा उसके कंपेरेटिवली छोटा काउंट हो जाएगा, तो हम कहते हैं ये तो बहुत शॉर्ट डाइपोल है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या होती है, जब आर इज ग्रेटर देन ए। याद रखना इसको हम शॉर्ट डाइपोल काउंट कर लेते हैं इस डाइपोल को। क्लियर है ना? अगला पॉइंट सुनो ध्यान से, ये याद रह जाएंगे। अब अगला पॉइंट है बच्चों कि अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या होगा, आपको पता है टॉर्क लगेगा और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर है ना? चलो दोनों फॉर्मूले हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लोगे ना ये बात। जहां पे भी आपको, और पी क्या होता है बच्चों बताओ, पी होता है क्यू इंटू टू ए, सबको याद है Q इंटू टू ए। क्यू एक चार्ज, इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का सेपरेशन, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए ये फॉर्मूला यहां इंप्लीमेंट करके आर आपको पता ही है क्या होता है। ये जितनी भी चीजें आपको दे रखी हैं दोनों रिजल्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, और ये जनरल फॉर्मूला जो याद रखना है कर लोगे ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बताओ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बताता हूं उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो टॉर्क है ना, टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है ना? डाइपोल रोटेट करना शुरू करेगा। जैसे मैंने कहा एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, आपको पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बच्चों। यूनिफॉर्म याद रखना, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा कितना बताओ, पीई साइन थीटा। और यहाँ पे सेम पी क्या है, पी की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ई है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से सुनना ये बातें सारी, थीटा क्या होता है, पी की डायरेक्शन के बीच में और ई की डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा होता है। तो टॉर्क कितना लगेगा इसको जो रोटेट करवाएगा, दैट इज पी साइन थीटा। पी क्या होता है, वही क्यू इंटू टू ए, यानी कि इनका गैप अगर क्यू टू ए है तो क्यू की वैल्यू दोबारा से कितनी हो जाएगी बताओ, क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सर यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्यू इंटू टू ए, ठीक है ना। अब ये टॉर्क क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, मान लिया ये टॉर्क या इस डायरेक्शन में माइनस क्यू फोर्स लगता है टॉर्क, और इस डायरेक्शन में प्लस क्यू लगता है। सारी पता होगा आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव क्या आता है उसके अपोजिट मूव करता है। तो ये दोनों वैल्यू तो सेम है ना, तो याद देखना यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि चेक कर लो माइनस क्यू के अंदर प्लस का क्यू आपस में ऐड करो तो आंसर क्या आएगा बेटा, जीरो। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कंडीशन होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन है बेटा, जल्दी बताओ, कि टॉर्क तो लगता है लेकिन नेट फोर्स नहीं लगता। यही बात हुई ना। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इस तरह से बेटा, ये इस तरह से कोई भी डाइपोल इस फॉर्म में रख दिया जाए, देखो इस फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे रखा है नेगेटिव, यहाँ पे रखा है पॉजिटिव, तो आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, वीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एक चार्ज सिंगल चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया ना। अब आपने करना क्या है, आप लोग इस चीज को समझो कि अगर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे लगने वाला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बता, E2। तो यहाँ पे चार्ज पे फोर्स लगेगा Q इंटू E1 और यहाँ पे कितना लगेगा Q इंटू E2। तो ध्यान से देखना ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे नेट टॉर्क भी आएगा, नेट टॉर्क वो तो पता ही है, घुमाएगा इसको, रोटेट करेगा बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेट टॉर्क है वो भी नॉन जीरो होगा, और नेट फोर्स भी क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ, नेट फोर्स भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यहाँ पे ये दोनों बात आपने याद रखनी है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सर क्लियर बात है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में तो फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कहीं स्ट्रॉन्ग है। तो क्या पता नेगेटिव किस एरिया में आएगा, पॉजिटिव किस रीजन में आएगा। तो इस वजह से आप लोग नेट फोर्स कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। नेट फोर्स की कितनी बताओ, F इज इक्वल टू QE2 माइनस QE1, याद रखना। मान लिया नेट फोर्स की वैल्यू यह आएगी, ठीक है। अगला पॉइंट सुनो। अगला पॉइंट है कि सर अगर ये टॉर्क लगने से रोटेट कर जाएगा तो टॉर्क का फॉर्मूला तो यूनिफॉर्म में पता है सर, P sin थीटा होता है, इससे न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा हैं बेटा। अगला पॉइंट सुनो। अगर आप लोग अगला फॉर्मूला नोट करते चलना, जितने फॉर्मूले मैं करवा रहा हूं अपनी कॉपी में। अगला फॉर्मूला है कि सर पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा जब ये रोटेट करेगा।
जब ये रोटेट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव में कौन सी एनर्जी चेंज होती है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। +1 क्लास के अंदर सुना होगा ना। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला कैसे आएगा, सुनना ध्यान से बेटा, एक फॉर्मूला उसको याद रखना। मान लिया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है du इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू माइनस du, मतलब जो वर्क डन रोटेट करने में लगता है उसका माइनस साइन ले लेना बच्चे, याद रखना वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर आता है, ठीक है ना। यानी कि माइनस dw इज इक्वल टू du। तो ये हमें पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, अगर ये टॉर्क रोटेट करेगा तो वैसी बात है बेटा, तो टॉर्क क्या होगा बताओ, अगर ये डाइपोल इस तरह से, सॉरी डाइपोल अगर इस तरह से रोटेट करेगा, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने लग गया तो हमें पता है इसकी हाइट कम होगी ना। जब हाइट कम होती है तो वैसे बात है क्या चेंज होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। क्लियर है ना, हाइट के साथ जुड़ी है। तो मैं कह सकता हूं सर डायरेक्ट फॉर्मूला देखना बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज का, पीई सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, cos θ1 इंटू cos θ2। अब आपको ये सर ये θ1 θ2 क्या है, चलो P तो पता है डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है कि E की वैल्यू कितनी दे रखी है, लेकिन ये क्या है θ1 θ2, तो आपको समझना पड़ेगा। θ1 होता है इनिशियल एंगल कि पहले कहां था वो, इनिशियल एंगल। क्लियर है ना। θ2 कौन सा है बेटा जल्दी बताओ, फाइनल एंगल। बस आपने याद रखना है कि पहले डाइपोल कहां था और बाद में रोटेट करके कहां चला गया, आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है। क्लियर है ना, इनिशियल एंगल और बताओ फाइनल एंगल किससे बताओ, फ्रॉम द, देखो मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ठीक है इस चीज को। जैसे मैंने आप लोगों से एक सिंपल बात पूछी, थीटा यहाँ पे 1 और θ2 वही बात, देखो ये θ1 डाइपोल के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, पता नहीं इस चीज का, तो डाइपोल के बीच का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा बोलते हैं। आपको ये थीटा होना चाहिए पी और ई के बीच का एंगल, पी एंड ई, ये क्लियर होनी चाहिए बात कि ई किधर लगा हुआ है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। अगर मैं कहूं देखो बेटा डाइपोल ऐसी है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्लियर है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया इस डाइपोल के ऊपर, सुनना। तो इनिशियल एंगल कितना है पी और ई में, पी और ई में कितना 90, यानी कि इनिशियल तो 90 है, क्लियर ना। फाइनल क्या होगा जल्दी बोलो, फाइनल अगर ये बेटा इधर इस डायरेक्शन में पलट जाए, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा ना, तो फाइनल एंगल कितना बढ़ेगा ई के साथ 180 डिग्री। अगर ये इधर पलट जाए तो बेटा कितना बनेगा 180 डिग्री। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला होता है पीई इंटू, अब कोस 90, इनिशियल एंगल कितना है कोस 90, इनिशियल तो एंगल 90 है ना, अगर ऐसे पलट जाए तो कितना होगा 180, तो इसका मतलब माइनस कोस 180। और जब आप du इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालोगे तो P कोस 90 0 और ये -1, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस P। याद रखना बेटा पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस P आएगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज प्लस में आती है तो याद रखना वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल, रट लो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आना, और स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या होता है जब पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा जल्दी बताओ, नेगेटिव है। वेरी गुड, क्लियर है ना। अगला पॉइंट सुने, नेक्स्ट क्या है, अगर ये पलट के सर ऐसे हो जाए तो सर उसी डायरेक्शन में ऐसे पलट जाए तो 0 डिग्री बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो क्या पड़ेगा बताओ, du इज इक्वल टू पीई। आपको पता है पहले तो 90 डिग्री पे इस तरह से खड़ा हुआ है, उसके बाद इस तरह से पलट जाए तो थीटा कितना होगा, ई के साथ डाइपोल की डायरेक्शन पी और ई 0 डिग्री होगा, तो इसका मतलब cos 90 और यहाँ पे होगा cos 0, तो cos 0 1 होता है, ये 0, तो इसका मतलब माइनस का पीई माइनस का पी, तो इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे जल्दी बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कई बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा डाउट रहता है, स्टेबल बताओ अनस्टेबल बताओ, तो क्लियर हो गया ना। आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, कितना कहां से रोटेट किया है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में क्या बदलाव आएगा, वो इस फॉर्मूले से होगा, पी cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 पहले किस एंगल पे था, θ2 बाद में क्या हुआ, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, पी की डायरेक्शन के बीच का, पी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ई किस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक बात है, तो इंपॉर्टेंट समझ में आया ना। टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू 12th बोर्ड एंड, और जितने कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखो वहां पे भी ये चीजें आजकल पूछी जाने लगी, इतना हाई लेवल रहा नहीं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों को यूनिफॉर्म, यानी कि आप लोगों के पता होना चाहिए
कि गॉस थ्योरम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उससे हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसमें कहां से न्यूमेरिकल आने के चांस सबसे ज्यादा हैं, गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो देखो आपको एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। क्या, अगर बेटा कोई फाइनाइट शीट है, कोई भी फाइनाइट शीट है, इस फॉर्मूले को रट लो, ठीक है ना, फाइनाइट, ठीक है। मान लिया ये 10 मीटर है तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो फाइनाइट शीट है, फाइनाइट शीट, ठीक है। और ये आर डिस्टेंस पे अगर आप लोग कहो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी है आर डिस्टेंस में फाइनाइट शीट की वजह से, तो फॉर्मूला क्या होगा, सुनो, फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 2 के आर लेमडा, और उसके बाद आएगा बेटा साइन थीटा। मुझे तो मतलब थोड़ा सा ऐसे निकालना पड़ा मुझे माइंड में, तो इसलिए ये चीज समझ लेना, ये साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, अगर इक्वल एंगल है, अगर बिल्कुल आर इक्वल में, तो थीटा तो वैसे बात है, यहां से एंगल जो बनेगा यहां भी थीटा बनेगा, यहां भी थीटा बनेगा। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि अगर फाइनाइट शीट है, अगर किसी पॉइंट पे बिल्कुल हाफ से कोई एक डिस्टेंस दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। याद रखना इस बात को। और थीटा यहाँ पे किसके बीच का एंगल है बताओ, यहाँ ये एंगल है बेटा, कि एक्सट्रीम एंड कनेक्ट करो इस पॉइंट से मिडल से, इसका एक्सट्रीम कट करो, दोनों बराबर आएंगे अगर ये बीच में तो लाइन, तो इसका मतलब आपको फाइनाइट शीट का ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर इनफाइनाइट है बेटा, कोई भी शीट इनफाइनाइट शीट है, तो जो ई की वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वायर बेटा, ड्यू टू वायर। तो आपको फाइनाइट का मैंने केस बता दिया। इनफाइनाइट के लिए क्या करोगे, इनफाइनाइट के लिए अगर कोई शीट है तो थीटा 90 हो जाएगा, पता है ना, तो यानी कि थीटा बिकम्स 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, इनफाइनाइट जब ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी तो थीटा 90 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या होगी बताओ, 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 90, आपको साइन 91 है तो 2 के लैम्डा अपॉन आर, और आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू लेमडा। ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना, गॉस थ्योरम से निकालते थे, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला इसी फाइनाइट के रिजल्ट से आ जाता है। तो आपको फाइनाइट वाला याद रखना है, सिर्फ आप थीटा की वैल्यू पुट करते रहना जो भी आपको दे रखी है, ठीक है ना। ये कहते हैं 45 डिग्री है तो 45 पुट करना है, इनफाइनाइट है तो वैसे बात 90 पुट होगा, तो 90 के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम से प्रूव किया गया। लेकिन तो फॉर्मूला याद रखना है, हमें गॉस थ्योरम का प्रूफ थोड़ी जानना है बेटा, क्लियर है। तो हम तो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो इसको लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन टू आर, तो यहाँ पे के की वैल्यू रट लो, के की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अगला पॉइंट है, अगर जहां भी बच्चों मीडियम की बात हो जाए तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया करो बेटा। याद रखना वैक्यूम के अंदर है सारे फॉर्मूले कि हर जगह वैक्यूम हो, लेकिन अगर मीडियम आ जाए तो किससे डिवाइड कर देना हर चीज को, ई को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। याद रखना ई को भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने बोला था बेटा, वो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपको मीडियम डिपेंडेंसी भी हमेशा याद रखनी है, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है नेक्स्ट जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो है कि अगर फॉर्मूला ये दे कि भाई गॉस थ्योरम का, कि यहाँ पे कोई भी होलोस्फीयर है, ठीक है ना, होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर में अंदर तो ये 0 होता है। अगर यहाँ बाहर पूछे आर डिस्टेंस के ऊपर बाहर पूछे और इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू दे रखी हो क्यू, कुछ भी क्यू वगैरह दे रखा हो, टोटल चार्ज क्यू है, तो आपको पता है ना कि बाहर जो वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की होलोस्फीयर में, ठीक है ना। ये चार्ज वायर वाला केस करवा दिया, फाइनाइट वाला, तो इसलिए होलोस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ई का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उस होलोस्फीयर पे टोटल चार्ज कितना है अपॉन जो सेंटर से डिस्टेंस कितनी है उसकी, तो आर है, तो इसका आर का स्क्वायर। बेटा सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल जो आप लोग पढ़ते हो, ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर हमेशा सेंटर से डिस्टेंस होती है उस पॉइंट की जहां पे हमें ई निकालना है, तो यह प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तीसरा कौन सा रहेगा, शीट बेटा। तो शीट क्या होगा, अगर इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला याद रखना है तो क्या होगा, देखो इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है ई का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, थिन शीट वाला फॉर्मूला, थिन का याद रखना,
थिन शीट का फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, थिक का नहीं, थिक का तुम निकालते हैं अलग अलग रीजन में, लेकिन अगर थिन शीट है तो आप लोगों का फॉर्मूला आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर 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 मीडियम रखा है तो याद रखना उसका मीडियम का क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ। मीडियम का फॉर्मूला आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना। मान लिया कोई इनफाइनाइट शीट है, इस पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे निकालना, इनके बीच में मीडियम भर दिया बेटा अचानक से, तो अगर इस पॉइंट पे ई निकालना हो तो याद रखना बीच में मीडियम भर दिया, थोड़ा बहुत जितनी नियर डिस्टेंस होती है याद रखना। शीट के बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये नियर पॉइंट है, बिल्कुल शीट के नजदीक हो, जैसे कोई शीट है ना बिल्कुल नजदीक हो और उसके बीच में मीडियम आ जाए तो क्या होगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू में के। मैंने बताया था ना ई और एफ हमेशा के से डिवाइड कर देना अगर मीडियम पूछा गया, भी मीडियम में रखा, तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर इस पॉइंट पे निकालना है आर इसके ऊपर, ये नियर पॉइंट है क्योंकि तभी तो यहाँ कोई आर का कोई रोल नहीं आया ना बेटा, तो इसलिए नियर पॉइंट है, कोई कौन सा पॉइंट है, हमेशा नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सर अगर हम लोगों से पूछे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे रिंग की वजह से, तो रिंग की वजह से क्या आएगा, अगर रिंग दे, ये तीनों हो गए ना, ये वाला ये वाला वायर वाला और ये शीट वाला, ये फॉर्मूले आपने याद रखनी है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमें ना उसका बताओ, किसका, चार्ज्ड रिंग का, रिंग है कोई भी, ये रिंग है बेटा, ठीक है ना, इसके ऊपर चार्ज क्यू इस तरह से लगा रखा है, एक्सिस के ऊपर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सिस के ऊपर याद आ गया होगा ना। अगर डिस्टेंस कितनी है आर, ये डिस्टेंस कितनी है एक्स, क्लियर है ना, कुछ भी इस तरह से एक्स डिस्टेंस के ऊपर निकालनी है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर जाएगी, नेट वैल्यू इधर जाएगी, पता है ना, नेट वैल्यू इधर जाती है, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, कितनी जाती है डी कौन सा थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा आपस में बैलेंस हो जाता है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पी पे इस चार्ज रिंग की वजह से कितनी वैल्यू आती है ई की, तो क्या करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता होगा ना, ठीक है ना। क्यू चार्ज कितना, इसको मान लिया क्यू चार्ज है तो क्यू, ठीक है ना, उसके बाद क्या है आर, अपो नीचे क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर कितना बताओ 3/2, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, देखो ठीक है ना, क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सर चार्ज्ड वायर रिंग है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना, एक्सिस के ऊपर निकालनी है तो क्या होगा, एक्सिस पॉइंट है ये कोई भी, तो आपको ई की वैल्यू ये यूज करनी पड़ेगी, और आर क्या है, एक्स क्या है, आप देख लो, इस फॉर्मूले को याद रखना है, भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कर लोगे ना। अगला पॉइंट है, अब नेक्स्ट क्या है, ये रिंग के लिए है एक्सिस के ऊपर बेटा, ठीक है। अगर डिस्क पूछे तो डिस्क का क्या होगा, डिस्क के लिए ई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ई की वैल्यू, डिस्क अगर अंदर से भरा हुआ है बेटा, ये खाली नहीं है, ये अंदर से भरा हुआ है, तो आर रेडियस का सेम, आर रेडियस का है, ठीक है, और इसी एक्सिस पे पूछे, इसी एक्सिस पे, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस के ऊपर, लेकिन डिस्क है की बार, रिंग नहीं है डिस्क है, तो क्या फॉर्मूला होगा ई का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म यूज होगी, क्योंकि एरिया है अंदर से भरा हुआ है, अगर रिंग होता तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज होती है, क्योंकि एक वायर होती है वो सीधी कर सकते हैं उसको, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यूज होती है, तो आप लोग इसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, बेटा ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, आर और एक्स देख लेना इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों फॉर्मूले आपके माइंड में 100% होने चाहिए, कभी कंपटीशन में ये भी आ सकता है बेटा, ये भी आ सकता है, और ये शीट और चार्ज वायर के तो मैंने आप लोगों को बताई दी, क्लियर है ना। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि न्यूमेरिकल्स कहां से बन सकते हैं, कौन से फॉर्मूले में याद रखने, अलग अलग फॉर्मूले की चार्ट शीट बनाओ और जहां आप सोते हो वहां पे चिपका दो, और क्या करो डेली सुबह शाम उसको पढ़ा करो, क्लियर है ना, क्या किया करो, पढ़ा करो, क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, ये मैक्सिमम हो गए होंगे ना चार्ज और फील्ड वाले, ज्यादा अगर बताऊंगा ना आपके माइंड में नहीं हो, स्किप हो जाएंगे फॉर्मूले, तो मुझे लगता है ये फॉर्मूले इनफ है, आप लोगों को गॉस थ्योरम का फॉर्मूला आना चाहिए, गॉस थ्योरम के अलग अलग जो शीट्स के वायर के ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, डाइपोल के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और बेटा कुछ चार्ज डेंसिटीज के फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, जिससे आप लोग इजिली क्या सोल्व कर सको, न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सको, क्लियर है ना। और बताओ इसमें और कोई, हाँ एक और फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह से ये मतलब आधा रिंग भी तो हो सकता है, कोई थीटा एंगल का कोई रिंग हो, ठीक है ना बेटा, मान लिया इतना सा रिंग दे दिया कोई थीटा एंगल पे, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बताओ, ये थीटा एंगल का रिंग ओनली, ठीक है कोई भी, तो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है बेटा, यहाँ पे ओरिजिन है, ये कौन सी है वाई, तो
छोटे मलबे तो पूरे रिंग की वजह से है। अगर कोई हाफ रिंग दे रखा हो और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ठीक है ना, अगर फुल रिंग है तो E0 आएगा सेंटर पे, फुल रिंग के लिए तो E0 है। कैसे, आपको पता है फुल रिंग के ऊपर चार्ज रखो देखो, और हमें पता है यहाँ पे E निकालना, तो ये इसको इधर पहले करेगा, ये इधर करेगा, ये इधर करेगा, नेट वैल्यू क्या होगी की बताओ, 0 आएगी। सिंपल बात है फुल रिंग के लिए। लेकिन अगर कोई एंगल का और रिंग दे रखा है तो E की वैल्यू क्या आएगी। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना पड़ेगा, एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, मुझे भी फॉर्मूले को देखना पड़ेगा। फॉर्मूला है क्या, अभी मैं एक मिनट रुको, इस फॉर्मूले को मैं देख के बताता हूँ बेटा, यहाँ कहीं मिल जाता है तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ। ओके, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना। वो फॉर्मूला क्या है देखो, अगर इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट, ठीक है, r इसकी रेडियस है सर्कल की, सेंटर पे निकालना हो E की वैल्यू कितनी होगी, वो E की वैल्यू होगी, इधर सुन लो, k लैम्डा बाई r इंटू, सुनते जाना, k लैम्डा बाई r इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप, क्योंकि यहां दोनों वेक्टर ऐड होंगे, आई कैप और जे कैप, क्लियर है ना, और प्लस का साइन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू जे कैप, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बेटा। ये फॉर्मूला, व्हाट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इस वायर के ऊपर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आर वो डिस्टेंस क्या है। तो आपको आज के बाद याद रखना कि अगर कोई थीटा एंगल का रिंग दे रखा है, थीटा बदलता रहेगा, अगर ये पूरा यहां से थीटा, तो थीटा 90 हो जाएगा, पूरी मतलब ऐसा रिंग है तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इतना ही है तो थीटा कितना लोगे बताओ, 90 लोगे, तो यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते जाना, सिंपल बात। सिर्फ इस फॉर्मूले को कंपटीशन के लिए याद रखना, हो सकता है सीबीएसई में ना पूछा जाए। क्या है, के लैम्डा बाई आर साइन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इनटू जे कैप, ये प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव का जब लाएगा तो इसको प्रूव भी करवा देंगे, बहुत ईजी है। लेकिन हाँ, फिलहाल प्रूफ का कोई ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, इंप्लीमेंट करना है कि बेटा यहाँ पे इन फॉर्मूले, ये थीटा एंगल है, ये आर कोई भी आर्क हो, क्लियर है ना, छोटी सी ये आर्क आर रेडियस की हो, ठीक है ना। तो इसका हम लोग किसी इस पॉइंट पे सेंटर पे निकालना है, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा के लैम्डा बाई आर। के क्या है सर, यहाँ पे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन। व्हाट इज लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सबको आनी चाहिए। आर क्या है, सर्कल की रेडियस, वो आर्क है ना, वो थीटा एंगल की तो ओनली, तो इस पॉइंट के ऊपर साइन थीटा, जे कैप आई कैप, आपको यूनिट वेक्टर 11th क्लास में सुन रखे हुए, कर लोगे ना बेटा। दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। नेक्स्ट हम लोग लेके आएंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, क्लियर ना, उसके बेस जितने भी न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज बनेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे, क्लियर है ना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब जरूर कर दो, ओके, थैंक यू बच्चों।